अगर आपको कोई फ्लॉलेस इवेंट एग्जीक्यूट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें प्लानिंग। अब प्लानिंग में भी एक चीज नहीं होती है, प्लानिंग में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक बाय स्टेप जाते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग आती है, आइडिएशन आती है, सब कुछ आती है। तो प्लानिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक इवेंट को प्लान करने के लिए क्या क्या चीजों पे हम लोग को ध्यान देनी पड़ती है। अब कोई भी इवेंट की अगर आपके पास इंक्वायरी आ रही है तो सबसे पहले आपको 5 Ws उसके ऊपर फिट करने हैं। आपको क्लाइंट से ये पांचों W's के क्वेश्चन पूछने हैं, तो ही आप उस इवेंट को मोटिव, आप उस इवेंट के मोटिव को जस्टिफाई कर सकोगे, उस इवेंट को आप जस्टिफाई कर सकोगे और आप अपना पूरा 100% उस इवेंट में दे सकोगे। तो ये 5 जो वाई है, वो W है, वो क्या है? वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर और हु। अब इसको देखते हैं डीप में ये क्या होता है। अब वाई, वाई का मतलब क्या है? ये इवेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने अगर पिछले इवेंट्स के अपने रिकॉर्डिंग्स देखे होंगे, उसके अंदर हम लोग बहुत डीप में गए थे। सब अलग अलग टाइप के इवेंट्स थे, कोई सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के बीच का डिफरेंस देखा हम लोग ने, प्रोडक्ट लॉन्च देखा क्या होता है, एग्जीबिशंस देखा क्या होता है। अब अगर देखोगे तो हर इवेंट अलग अलग था, बट कॉर्पोरेट इवेंट का ओवरऑल मोटिव क्या था? प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, ठीक है। अब एम्प्लॉय गेट टुगेदर भी तो था, उसके अंदर हम लोग ने एम्प्लॉय को रिफ्रेश किया। बट एम्प्लॉय गेट टुगेदर का मेन मोटिव क्या था कि हम लोग का फाइनल, अगर एम्प्लॉय सारे रिफ्रेश हो जाएंगे, वो काम अच्छे से करेंगे और हम लोग का फाइनल सेल्स या प्रोडक्ट जो है वो इंप्रूव होगा, या हम लोग का ज्यादा सेल्स होगा, या कंपनी में रेवेन्यू आएगा। सब इवेंट्स का मोटिव सेम है, बट वो इवेंट क्यों कर रहे हैं? ये इवेंट जो स्पेसिफिकली है वो क्यों कर रहे हैं? इसमें सेल्स करना है क्या? इसमें ब्रांड को प्रमोट करना है क्या? इसमें कंपनी को, कंपनी का इमेज जो है वो अच्छा करना है क्या? क्या मोटिव है? तो कंपनी के बहुत सारे मोटिव होते हैं और उसके लिए कंपनी जो है वो अलग अलग टाइप के इवेंट करती है, और हर टाइप का इवेंट अलग से भी हो सकता है। जैसे हम लोग ने एग्जीबिशन देखा, एग्जीबिशन के अंदर भी हम लोग 3 रीजन से एग्जीबिशन करते हैं। हम लोग सेल्स करने के लिए करते हैं, हम लोग फुटफॉल्स के लिए करते हैं, हम लोग लीड्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो हर इवेंट का मोटिव अलग होता है। तो वाई, क्यों ये इवेंट आपको करना है? तो इसके अंदर जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल लिखा कि अगर कोई एक कंपनी है जिसको सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करनी है, उसको मार्केट में बताना है, लोगों को बताना है, कस्टमर्स को बताना है, रिटेलर्स को बताना है, होलसेलर्स को बताना है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसको सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो वो मॉल्स के अंदर आप लोग ने इवेंट देखे होंगे छोटे छोटे, जहाँ पे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारी नई नई कंपनीज ये करती है। अब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है क्या है, कंपनी का ऐसा नहीं है कि वो कंपनी लॉस कर रही है, उसमें वो एक मार्केटिंग का कॉस्ट है। अगर 2 रुपए का प्रोडक्ट है, वो किसी को फ्री में दे रहे हैं, तो कोई एक कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है बिना उसको दूसरी तरह की मार्केटिंग किए हुए। जैसे कि हम लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में भी कॉस्ट लगता है, ठीक है। हो सकता है एक कस्टमर तक पहुंचने का हम लोग को 100 रुपीज, 500 रुपीज लग रहा हो। तो वैसा ही ये सारे जो इवेंट्स है, इसमें भी पर पर्सन का जो कॉस्ट है ना, वो मैटर करता है कि आप एक जन को आपके स्टॉल पे बुला के एक सैंपल देने का कितना खर्चा कर रहे हो। तो ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग हमारे अकाउंटिंग पार्ट में देखेंगे। बट वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों वो इवेंट करना है, उसमें प्रोडक्ट बेचना है, सेल्स करना है, क्या करना है, ठीक है। तो वाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा सबसे पहले क्लाइंट अगर आपको इवेंट के लिए बुला रहा है तो पूछिए वाई, क्यों क्यों ये आपको इवेंट करना है। सेकेंड, व्हाट। अब उसमें आपका रोल क्या आता है? क्योंकि हम लोगों को तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, हम लोगों को तो सिर्फ ऐसे ही तो बुलाया नहीं मीटिंग करने के लिए। आपका रोल क्या है? आपको उस इवेंट के अंदर क्या क्या चीजें करनी है, वाई आपने जान लिया, उसके बाद में आप अपना प्लान बनाओगे कि मुझे इसका प्लान बनाना है, मुझे इसके लाइसेंसेस पता करने हैं, मुझे इवेंट का नाम रखना है, मुझे फूड एंड बेवरेज का मेन्यू डिसाइड करना है, मुझे गेस्ट लिस्ट डिसाइड करनी है या क्लाइंट मुझे गेस्ट लिस्ट देगा, आपको क्या एंट्री है, अगर प्रोडक्ट लॉन्च है तो प्रोडक्ट की कैसे एंट्री करोगे, प्रोडक्ट कैसे रिवील करोगे, अगर शादी है तो कपल की कैसे एंट्री करोगे, अगर कुछ बड़ा इवेंट है तो जो सीईओ है, एमडीज है, उनको आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। तो ये सारी चीजें आपको व्हाट के अंदर डिसाइड करनी है कि किस तरह से आप लोग उसकी एंट्री करोगे। एंट्री फीस क्या होगी? अब अगर कॉन्फ्रेंस है तो उसमें एंट्री फीस नहीं होती है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट अपने डिस्कशन के लिए करती है। सेमिनार है तो उसके अंदर एंट्री फीस होती है। तो आप एंट्री फीस कैसे डिसाइड करोगे? आपके वेन्यू का, फूड का सब खर्चा जो आ रहा है उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स करोगे, और प्लस उसमें आपको कितना मार्जिन रखना है वो आप डिसाइड करके आपकी एंट्री फीस होगी। टोटल आपको सारे कॉस्ट को मिला के डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ पीपल करना है। ये भी हम लोग अकाउंटिंग में देखेंगे हम लोग कैसे आपको एंट्री फीस और ये सब डिसाइड करना है ताकि आप लॉस नहीं करो। इवेंट फ्लो, आपको इवेंट फ्लो बनाना है। अब
कोई भी इवेंट 7 बजे चालू हो रहा है तो उसके 10 मिनट बाद क्या होगा, 15 मिनट बाद क्या होगा, और साइमल्टेनियसली क्या क्या चीजें चल रही होगी स्टेज पे। अगर एंकर 7 बजे कर रहा है तो कौन से एरिया में और क्या हो सकता है, तो ये सारी आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो इवेंट का फ्लो क्या होगा, इवेंट का बजट क्या होगा, ये सबसे मेन है। अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मुझे ये इवेंट करना है, अगर वो बजट में आपको इवेंट बिठा ही नहीं सकते तो आप उसमें मेहनत ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए डब्ल्यू, जो सेकेंड वाला डब्ल्यू है, वो इवेंट मैनेजर की साइड से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड डब्ल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन, कब कब वो इवेंट करना है। अब जैसे हम लोग ने व्हेन का इंपॉर्टेंस देखा था एम्प्लॉय गेट टुगेदर में। एम्प्लॉय गेट टुगेदर में क्या होता है कि अगर कोई सीजन है जिसमें वो क्लाइंट, जो कंपनी है, उसके बहुत सारे सेल्स मीटिंग होती है या उसके प्रोडक्ट बेचने का सबसे बेस्ट टाइम है, वो टाइम पे हम लोग एम्प्लॉय गेट टुगेदर नहीं कर सकते। हम वीकडेज में नहीं कर सकते बिकॉज कंपनी चलती है, तो वो 3 दिन जो खर्चा होगा वो अलग, 3 दिन कंपनी बंद रहेगी तो अलग, तो 6 दिन का लॉस हो जाता है। तो एम्प्लॉय गेट टुगेदर वाले इवेंट में हम लोग ने वाई का कंसेप्ट, व्हेन का कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग ने बहुत डिटेल में देखा। तो अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये जो 5 डब्ल्यू है, हम लोग ने ये ही 5 डब्ल्यू हम लोग के जो कॉर्पोरेट इवेंट्स उसमें पढ़े, बट हर टाइप के इवेंट में अलग अलग टाइप का डब्ल्यू काम आता है। अब इसीलिए हम लोग सबसे पहला, जब हम लोग के पास इंक्वायरी या लीड आती है, उसको 5 डब्ल्यू लगाते हैं, जो डब्ल्यू उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई टाइप के इवेंट में व्हेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एम्प्लॉय गेट टुगेदर। कोई वाले टाइप के इवेंट में व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज में व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी व्हेन डिसाइड करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें दिमाग में रखनी है। एक तो डेट। डेट भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वीकेंड्स पे ही इवेंट करना है, हो सकता है बहुत टाइम वीकेंड्स इज द बेस्ट ऑप्शन, बट और एक जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आप जहां पे इवेंट कर रहे हो उसके आजू बाजू में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो नहीं रहा हो, ठीक है। अब एक मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ जो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। एक बार ऐसा इवेंट हुआ था, अभी आप लोग ने हाल, सब लोग ने ये सुना होगा, अंबानी की बेटी की जो शादी हुई थी जयपुर में, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या, अंबानी ने सारे रिसोर्सेज बुक कर दिए, हाथी बोलो आप, घोड़े बोलो आप, वहां के जो भी लोकल वेंडर्स है उसने सारे बुक कर दिए। अब उस सेम डेट पे, वो वेडिंग की हैवी डेट थी, जयपुर में तो बहुत सारे वेन्यूज है, हर जगह पे उस दिन शादियां थी। अब हो क्या रहा था, लोगों को कुछ रिसोर्सेज ही नहीं मिल रहे थे उनकी शादी के लिए, बिकॉज अंबानी ने जितने भी रिसोर्सेज जयपुर में अवेलेबल थे, जितने भी हाथी थे, सब बुक कर लिए। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप जो इवेंट कर रहे हो, अगर कुछ ऐसा इवेंट कर रहे हो तो वो ऐसे डेट पे नहीं हो कि वो टाइम पे कुछ ऐसा इवेंट हो रहा हो जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज लग जाए। अब अगर अवार्ड शोज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मुंबई में जियो गार्डन में कोई अवार्ड शो होता है, तो वहां पे पूरे मुंबई की एलईडी लाइट्स या आप कोई भी टेक्निकल चीजें बोलो, साउंड बोलो आप, इतना ज्यादा साउंड लगता है, इतना एलईडी लगता है, इतने ट्रेसिंग लगते हैं, इतने रिसोर्सेज लगते हैं, इतना फैब्रिकेशन लगता है, इतना मैन पावर लगता है कि और कोई इवेंट अगर उस दिन पे उसके साइड में हो तो रिसोर्सेज मिलना या तो मुश्किल होता है या बहुत कॉस्टली होता है। अगर कॉस्टली हो गया और अगर आपके बजटिंग में प्रॉब्लम हो गई तो या तो आप लॉस करोगे, ठीक है, और या तो आप फिर कॉम्प्रोमाइज करोगे क्वालिटी में। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक चीज पे ध्यान देना है कि वो डेट और टाइम कुछ ऐसी चीज से क्लैश ना हो। इवेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी ध्यान देना है। अब वेडिंग में हम लोग ने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि क्लाइंट, अभी गर्मी का मौसम है तो क्लाइंट सोचता है कि हम लोग थोड़ा अप्रैल एंड तक रुक जाते हैं, अप्रैल एंड तक कर लेते हैं वेडिंग। बट क्या होता है ना, कभी कभी बारिश जल्दी आ जाती है, कभी कभी बारिश लेट आती है, तो लेट जाती है। तो बहुत सारे लोग अक्टूबर में शादी कर लेते हैं, तभी तक भी बारिश आ जाती है। बहुत सारे लोग अप्रैल में कर लेते हैं, तभी जल्दी आ जाती है बारिश। तो वो टाइम पे अगर आप ऐसे कोई एजी डेट्स पे वेडिंग या कोई इवेंट कर रहे हो जो आउटडोर है, तो आप लोगों को तैयारी रखनी है कि अपने इक्विपमेंट्स के लिए आप कवर प्रोटेक्शन लेके जाओ, फूड एंड बेवरेजेस के लिए एरिया के आपके पास कवर का बैकअप हो इन केस ऐसा हो जाए। देखिए ऐसा नहीं, हम लोग सब मना नहीं कर सकते कि सर आप ये डेट पे मत करो, रिस्क नहीं ले सकते, वो होगा, बट हम लोगों को अपने बैकअप के साथ रेडी रहना है कि अगर इन केस कुछ ऐसा हो तो या तो हम लोग भी लॉस नहीं करें, हमारे पास हमारे इक्विपमेंट्स बचाने के लिए एटलीस्ट प्रोटेक्शन है, और वो इवेंट को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बैकअप है। या तो हम लोग सारा एफएनबी इंडोर में शिफ्ट कर दे, या तो वेन्यू के पास ऐसा कुछ तो ऑप्शन हो कि अगर इनकेस ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसा हमारे पास बैकअप है, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज बहुत हमेशा देखनी है, व्हेन, कहाँ पे, ये कब इवेंट करना है, ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ डब्ल्यू है, वेयर, कहाँ पे ये इवेंट करना है, हम लोग इवेंट कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखना है टारगेट ऑडियंस, कहाँ पे अगर करना है। अभी जैसे इवेंट कोई कॉर्पोरेट है जो मुंबई में, बट उसके जो सारे एम्प्लॉयज है, उसके सारे एम्प्लॉयज जो है वो हैदराबाद से ज्यादा है या चेन्नई से ज्यादा है या कोई और साइड से ज्यादा है या दिल्ली साइड से है,
तो आइडियली आपको वो इवेंट वहां करना चाहिए, बिकॉज आपका जो है कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन केस अगर आपके एम्प्लॉय सारे मुंबई में ही है तो अगर तो वो आप इवेंट मुंबई में भी कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास बजट है और आपको डेस्टिनेशन में लेके जाना है, और अगर आपके पास क्लाइंट के पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन, या तो इवेंट बहुत हाई फाई करे या तो ट्रैवलिंग पे खर्चा कर दे, ठीक है। इसलिए आपको टारगेट ऑडियंस पे बहुत इंपॉर्टेंस देना है, और गेस्ट का साइज क्या है। वेन्यू बुक करने से पहले आपको ये दो चीज पे ध्यान देनी है। आप लोगों ने अगर वो वेन्यू वाला वीडियो देखा होगा वेडिंग के उसमें, तो वेडिंग का जो वेन्यू वाला वीडियो वो बहुत बड़ा होगा, तो वो वीडियो को वापस देख लेना आज का कोर्स खत्म करने के बाद, क्योंकि उसके अंदर मैंने और डिटेल में वेन्यू रेकी करते टाइम क्या देखना है, वेन्यू बुक करते टाइम क्या देखना है, वेन्यू के साथ कैसे नेगोशिएट करना है, ठीक है। तो गेस्ट का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपके गेस्ट साइज है 1000 और अगर आप वेन्यू बुक कर लेते हो 700 का, आप ये सोचते हो कि चलो यार गेस्ट फ्लोटिंग गेस्ट है, या फ्लोटिंग कैपेसिटी एक अलग होती है, उसको कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है। बट अगर आप सोच लेते हो कि 1000 में से सारे लोग थोड़ी आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास बैकअप सारा होना चाहिए। अगर 1000 के 1200 हो जाए, 1100 हो जाए, तो भी आपका बैकअप होना चाहिए। ऐसा बट ऐसा नहीं होना चाहिए अगर 1000 की क्लाइंट ने आपको बोल के रखा है और अगर 700 या 800 भी उसके अंदर नहीं बैठ सकते बराबर से, तो दैट इज एन इवेंट मैनेजर्स फॉल्ट, ठीक है। तो वेन्यू बुक करने से पहले सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टारगेट ऑडियंस और गेस्ट साइड। दूसरा, कन्वीनियंस। कन्वीनियंट होना चाहिए सारे लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए। अगर आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि वेन्यू अगर बहुत ज्यादा दूर है, या अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है, या बहुत मेहनत से वहां पे पहुंचना है, तो वो इवेंट पे जाने से पहले ही सारा एंथुसियाज्म खराब हो जाता है, ठीक है। अगर आप सबको कुछ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो बात अलग है, बट फिर भी वो कन्वीनियंट होना चाहिए, जिसमें ज्यादातर लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वहां पे आने में कंटाला नहीं आना चाहिए। तो वेन्यू का कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े वेन्यूज है, जो बहुत पॉश वेन्यूज है, वो सारे या तो एयरपोर्ट के नजदीक या रेलवे स्टेशन के नजदीक वैसे होते हैं। तो उस टाइप का वेन्यू देखो और कन्वीनियंट भी देखो, ठीक है। वेन्यू का हिस्ट्री चेक करो कि वहां पे जो इवेंट्स होते हैं वहां पे प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बिकॉज बहुत बार ये चीज जो ना बहुत बहुत बार हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं नोटिस की, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। एक बार एक वेन्यू बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, फर्स्ट फ्लोर पे था, पूरा स्काई व्यू था, ओपन वेन्यू था। बट वो वेन्यू बुक करने के बाद पता चला कि क्लाइंट के लिए तो वेन्यू बहुत अच्छा था, बट एज एन इवेंट मैनेजर हम लोगों को सारा सामान, वो वेन्यू 7th फ्लोर पे था, 7th फ्लोर तक उठा के लेके जाना था, और हम लोग को एलिवेटर्स यूज करने नहीं दे रहे थे। प्लस वो ऐसा एक इकलौता वेन्यू है जहां पे हम लोग को शार्पीज अलाउड नहीं कर रहे थे 10 बजे के बाद, और वहां पे आफ्टर कॉकटेल पार्टी थी। तो ये हम लोग ने रियलाइज किया वो वेन्यू बुक कर देने के बाद, इवेंट हो जाने के बाद। उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट ने वो वेन्यू के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट भेजी, बट हम लोग ने मना कर दिया कि वहां पे हम लोग इवेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेन्यू हिस्ट्री चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जबकि आप लोग इस इंडस्ट्री में नए हो, तब तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में चेक करना कि वेन्यू में जो पुराने इवेंट्स हुए उसमें कोई तकलीफ आई क्या, उसमें वेन्यू में कोई प्रॉब्लम हुआ क्या। अब हम लोग ये इवेंट में इंडस्ट्री में रेगुलर हो गए, हम लोग को 5 साल हो गए, तो हम लोग को ऑलमोस्ट सारे वेन्यूज के साथ हमारा टाई अप भी है, और वेन्यूज भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, बिकॉज उनको पता है हम लोग उनको रेकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल में आपको ये सारी चीजों पे मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पे जाने पड़ेंगे पुराने इवेंट्स में, वहां पे दो लोगों से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज वेन्यू वाले हमेशा खुद को यही बोलेंगे कि वेन्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। वेन्यू की सर्विसेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन्यू क्या करता है ना, नीचे एस्ट्रिक मार्क में टर्म्स एंड कंडीशन लिखना, और सिक्योरिटी। अब पार्किंग और सिक्योरिटीज में भी बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी। आपने आपका इवेंट कॉर्पोरेट है, आपने बुला लिया सारे सीईओ लेवल के लोगों को, तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट अगर सब सीईओ लेवल के लोग हैं तो ऑलमोस्ट सब गाड़ी से आएंगे, ठीक है। अब वेडिंग्स में ये सब सीन नहीं होता, वेडिंग्स में थोड़ा अलग होता है कि अगर आप 1000 लोगों को बुला रहे हो तो 30-40% कार्स लेके आएंगे, बाकी सारे जैसे ट्रैवल करके आएंगे। अगर लोकल इवेंट्स है तो अलग होता है, डेस्टिनेशन होता है तो सबके पास स्टे होता है। बट कॉर्पोरेट इवेंट्स में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है कि अगर आपके वेन्यू में पार्किंग कैपेसिटी सिर्फ 100 गाड़ियों की है, और आपके इनवाइटीज 1000 है, और वो सारे अलग अलग आने वाले हैं, तो 1000 में से समझो कि 700 अलग अलग आने वाले, और अगर सब गाड़ियां लेके आने वाले, तो आप उस गाड़ी को उस दिन पार्किंग करवाओगे क्या। अगर आपके पास वहां पे वेन्यू में पार्किंग नहीं है, तो आपको नियरेस्ट पार्किंग स्लॉट देख के रखना पड़ेगा। तो पहले अगर आप देखोगे तब आप जाके आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उस दिन पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज उस दिन पे अगर आप कर भी लोगे तो आपको वहां पे दूसरा वाला जो पार्किंग स्लॉट है वो खाली नहीं मिलेगा।
और अगर आप दूसरा पार्किंग स्लॉट देखोगे तो आपको वैले पर्सन्स डालने पड़ेंगे, जो गेस्ट की गाड़ियां वहां लेके जाए। अब आपके गेस्ट तो वहां पार्क करके खुद चल के नहीं आएंगे, तो पार्किंग में भी आपको ध्यान देना पड़ता है। सिक्योरिटी, जिस टाइप के लोग आ रहे हैं उस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, आर्म मैन चाहिए आपको, आपको डिटेक्शन वाले स्पॉट चाहिए, आपको मशीन चाहिए, आपको स्कैनर्स चाहिए, कि सिर्फ आपको बाउंसर्स चाहिए। फीस, अब वेन्यू की फीस जो होती है उसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अब कभी कभी वेन्यूज आपको बोलता नहीं है जीएसटी, कभी कभी आप लोगों के दिमाग में भी नहीं आता और क्लाइंट के दिमाग में भी नहीं आता जीएसटी के, ये जो फूड एंड बेवरेज का प्राइस है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है या एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। अब वेन्यू के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जैसे एपीएआई अमेरिकन पैकेज होता है, स्टैंडर्ड पैकेज होता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? अमेरिकन पैकेज मतलब अगर इवेंट में इसका टर्म देखो आप एपीएआई का, तो अमेरिकन पैकेज मतलब ऑल इंक्लूसिव, जिसके अंदर आपका फूड, रूम और इनकेस अगर आपको लिकर चाहिए तो ये सब इंक्लूड होता है। और दूसरा एक पैकेज होता है जिसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है और आपके लिकर और ये सब इंक्लूड नहीं होता है। तो वेन्यू आपको कौन से पैकेज का कॉस्ट दे रहा है ये क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। उसका प्राइस जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अगर वो जो प्राइस है उसके अंदर कौन से टाइप का फूड मेन्यू है, वेन्यूज के पास एक फूड मेन्यू नहीं होता है, उनका बेसिक पैकेज होता है, प्रीमियम पैकेज होता है, सुपर प्रीमियम पैकेज होता है, किस टाइप का रूम है, आपको डीलक्स रूम दे रहे हैं, बेसिक रूम दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको वेन्यू से फर्स्ट मीटिंग में ही एकदम लिख के लेनी है, उनका प्रिंट आउट लेना है या उनके टर्म्स एंड कंडीशन। कॉकरेज चार्जेस ये होता है वहां पे लिखकर पीने के लाइसेंस का जो चार्ज होता है वो, तो बहुत टाइम वेन्यू वो सारे इंक्लूड कर देती है। अगर वहां पे मोनोपोली है, अगर आप वहां से लिख कर ले रहे हो तो वो आपको इंक्लूड करके देगी, बट बहुत टाइम वो इंक्लूड नहीं करते। वो सोचते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि एज एन इवेंट प्लानर आपको सब पता होगा कि लाइसेंस के कॉस्ट जो एक्सक्लूसिव होते हैं, जीएसटी एक्सक्लूसिव होते हैं, कॉर्पोरेट चार्जेस एक्सक्लूसिव होते हैं। बट इन केस अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हो, और ये मिस्टेक्स मेरे साथ भी हुई है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होगी आपके साथ, बट हम लोग 90% ट्राई करेंगे हमारे साथ कुछ स्किप नहीं हो जाए, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत बार ऐसा किया है कि हम लोग ने क्लाइंट को बजट फाइनल कर दिया, उसके बाद हम लोग को पता चला कि ये वेन्यू ने लाइसेंस का कॉस्ट इसमें इंक्लूड ही नहीं किया था, और वो हमारे पे बॉम्ब जैसे गिरता है। और फिर हम लोगों को या तो कि अगर क्लाइंट अच्छा हुआ तो क्लाइंट बोलेगा ठीक है चलो आपसे हो गई ये मिस्टेक, हम लोग इसको देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। बट अगर इन केस क्लाइंट अच्छा नहीं हुआ और क्लाइंट बहुत ऐसा रूथलेस हुआ, वो बोले हम लोग तो कॉस्ट फाइनल कर लिया और आप उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको वो आपके जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। रूम के चार्जेस, अगर आप पूरा एक इवेंट बुक कर रहे हो, अगर आप पूरी प्रॉपर्टी बुक कर रहे हो, तो यूजुअली क्या होता है आप उसमें ना 5 स्टार प्रॉपर्टी या कोई भी नॉर्मल रिसोर्ट है उसमें आप रूम्स बुक करते हो तो आपको बैंक्वेट फ्री मिलता है, ठीक है। आप बैंक्वेट यूज कर सकते हो। बैंक अभी हो सकता है वेन्यूज की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो, वेन्यूज के पास आउटडोर लॉन्च हो, पुल साइड एरिया हो, उसके पास टेरेस लाउंज हो, उसके पास लाउंज एरिया हो, उसके पास बैंक्वेट्स हो, उसके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेन्यूज, प्राइवेट बीच हो। तो आपको ये भी चीज पूछनी है कि कौन से टाइप के वेन्यू आप हम लोग को, ये वाले अगर हम लोग इतने रूम्स लेंगे तो आप हम लोग को कौन से दिन पे कौन से वेन्यूज दोगे। बहुत बार वेन्यू का करता है आपको फ्रीडम देता है। अगर वो होटल में समझो 300 रूम्स है, ठीक है, और अगर आप 200 रूम्स उसके अंदर बुक कर लेते हो, अगर आपने 200 रूम बुक कर ले तो वेन्यू के पास अगर 5 प्रॉपर्टीज है, अगर आपको एक हर इवेंट तो सेम लोकेशन पे नहीं करोगे, कोई इवेंट आप बीच साइड कर सकते हो, कोई इवेंट आप लॉन में करोगे, कुछ ऐसा इवनिंग वाला है जो आपको इंडोर करना है तो आप इंडोर कर सकते हो सकता है आफ्टरनून का कुछ आपको करना है, पूल साइड करना है, तो आपको वेन्यू लिबर्टी देता है कि आपको कौन से टाइम पे कौन सा वेन्यू चाहिए, उसके हिसाब से उसके बाकी सारे जो बैंक्वेट्स है वो किसी और थर्ड पार्टी या दूसरे कॉर्पोरेट्स को, जिसको सिर्फ बैंक्वेट्स चाहिए, जिसको रूम्स नहीं चाहिए, उसको दे देगा। बट जिसके पास रूम्स होती है, जिस वेन्यू में सबसे ज्यादा रूम्स आप बुक करते हो, उसमें आपको लिबर्टी पहले मिलती है बैंक्वेट्स चूज करने की, ठीक है, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ वेन्यू, जैसे राज आप पूछ रहे थे कि कौन से टाइप के वेन्यूज हम लोग को मिलेंगे, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो अभी वेन्यूज बहुत सारे टाइप के, तो वो आपको देखने पड़ेंगे वेन्यू पे जाके कि कौन से टाइप के वेन्यूज अवेलेबल है, प्लस आपके कौन से दिन पे कितने इवेंट्स है और आपको कौन सा वेन्यू चाहिए। अगर आपको पुल साइड, आपको पुल पार्टी करनी है तो आपको ऐसा ही वेन्यू देखना है जिसके अंदर पुल है, वरना आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर आपको ओपन में कुछ करना है, ग्राउंड में कुछ करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो वेन्यू के पास ओपन ग्राउंड, ओपन लॉन कुछ है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको इंडोर करना है, आपको कुछ ऐसा चीज जिसके अंदर एसी की रिक्वायरमेंट है, आपको आफ्टरनून में कुछ करना है, तो आपको ऐसा ही देखना पड़ेगा जिसका बैंक्वेट बड़ा हो, प्लस आपके जो गेस्ट है वो सारे उस इवेंट में आ सके। तो ये सब कब हो जाएगा, जब आप पहले के जो डब्ल्यूज है
कितने गेस्ट है, कौन सा टारगेट ऑडियंस है, कौन से इवेंट करने हैं, वो सब डिसाइड करने के बाद आप वेन्यू को मेल्स डालोगे कि आपके पास कौन कौन से बैंक्वेट है। तो बैंक्वेट तो जो भी होटल्स है वो आपको अपनी लिस्ट भेजेगी कि हमारे पास ये सारे बैंक्वेट्स है, वो अवेलेबल है या नहीं उस दिन पे, ठीक है। इसके बाद जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस होता है, वेंडर्स मोनोपोली। अब वेंडर्स मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली मतलब वो वेन्यू में वो ही वेंडर्स सिर्फ काम करेंगे जिन्होंने वो वेन्यू को पैसे दिए। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेकोर, ठीक है। तो डेकोर में बहुत मेजरली डेकोर और एफएनबी में मोनोपोली होती है। एफएनबी में वेन्यू की खुद की मोनोपोली होती है, डेकोर में आउटसाइडर्स जो थर्ड पार्टी डेकोरेटर्स रहते हैं उनकी मोनोपोली होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये भी मैंने वेन्यू वाले वीडियो में कवर किया है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इन केस अगर कोई वेन्यू में मोनोपोली है, ठीक है, और वहां पे सिर्फ एक बंदे की मोनोपोली है, तो पहला, आप अगर वो वेन्यू सजेस्ट भी करोगे तो वहां पे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे मोनोपोली है। अब इमेजिन करो कोई एक बैंक्वेट है जिसके अंदर आपने पैसे भर के रखे कि ये वेन्यू में जो भी इंक्वायरीज है उसमें सिर्फ मैं काम कर सकूंगा, ठीक है। तो अगर वो वेन्यू में काम किसी और को मिल जाएगा तो आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पैसे दिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको होता है कि आपको एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं आपको काम करने के, तो वहां पे एक लॉस हो जाता है। इनकेस अगर क्लाइंट आपका बहुत फेमिलियर है, आप उसको वो कॉस्ट दे के भी अच्छे कॉस्ट में काम करा सकते हो, तो क्लाइंट वो कॉस्ट देता है। बट यूजुअली ये बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर कहीं पे मोनोपोली है तो काम करना, या तो आपको बहुत सोर्सेज लगाने पड़ते हैं। तो इनकेस अगर आपका कोई सोर्स है तो ठीक है, तो ये चीज पे आपको ध्यान देना पड़ता है। अब ये सिर्फ डेकोर में नहीं होता है, बहुत सारी अलग अलग चीजों में भी हो सकता है कोई वेन्यू में सिर्फ डीजे का मोनोपोली हो, कोई वेन्यू में सिर्फ साउंड का मोनोपोली हो, कोई वेन्यू में फ्लोरिस्ट का मोनोपोली हो, डेकोर का मोनोपोली हो, एफएनबी का मोनोपोली हो, साउंड लाइट्स का मोनोपोली हो, एंकर का, आर्टिस्ट का मोनोपोली कहीं पे भी नहीं हो सकता। इन केस अगर कोई वेन्यू आपको बोले कि हमारे वेन्यू में आर्टिस्ट का मोनोपोली है, आर्टिस्ट का मोनोपोली वो लोग नहीं रख सकते, बिकॉज हर क्लाइंट का टेस्ट डिफरेंट होता है। अब कौन सा एंकर हमारे यहाँ पे आके परफॉर्म करेगा, बिकॉज एंकर इज द हार्ट ऑफ द इवनिंग, राइट। अगर एंकर अच्छा नहीं होगा तो इवनिंग में कुछ मजा नहीं आएगी, तो वो वेन्यू पुश नहीं कर सकता आप ये एंकर लो, आप ये सिंगर लो, आप ये ही लो। हाँ, बट जो दूसरी चीज है, जो फिजिकल चीज है, जैसे साउंड लाइट्स, ये सारी चीजों में वेन्यू आपको पुश कर सकता है कि हमारे पास मोनोपोली है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप पहले ही ये सब चीज पूछ लेते हो कि कौन सी मोनोपोली है, तो आप ये सारी चीजें नेगोशिएशन में हटा सकते हो। अगर एक बार आपने पैसे दे दिए, फिर वेन्यू ने बोला कि यहाँ पे मोनोपोली है, तो आप फंस जाओगे, बिकॉज आपने एडवांस दे दिया। बट अगर आपने पहले पूछ लिया कि यहाँ पे कौन सी मोनोपोली, आप बोलोगे कि मैं चलो क्लाइंट को कन्विंस करता हूँ ये वेन्यू बुक करने के लिए, बट आपको ये यहाँ पे काम मुझे अपने हिसाब से करने देना पड़ेगा, तो आपके पास चांसेस है कि वो वेन्यू आपको काम करने देगा, बिकॉज आपने पहले ही ये बात छेड़ दी है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड कि अगर मिलेगा कि नहीं इन केस ऑफ ट्रेजेडी। जैसे अभी मेरे बहुत सारे इवेंट्स थे अप्रैल में, ठीक है, सारे इवेंट्स कैंसिल हो गए, बट उसमें हम लोग के पॉलिसीज ऐसा था कि इन केस अगर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इवेंट कैंसिल होता है, तो पैसे नहीं मिलेंगे, बट आगे अगर कोई डेट्स रहेगा अवेलेबल, उसमें हम लोग वो इवेंट शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेन्यू बुक करने से पहले आपको ये चीज भी पूछनी पड़ती है कि हम लोगों को अगर कुछ जैसे बारिश आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे पूरा मुंबई या पूरी कंट्री बंद हो जाए, या कुछ दंगे हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो टाइम पे रिफंड या कैंसिलेशन कुछ होगा क्या, तो आपको वो चीज पे पहले क्लियरिटी ले लेनी है। अब लास्ट जो डब्ल्यू है, हु, ये इवेंट किसके लिए है, ऑर्गेनाइजर्स इसके कौन होंगे, स्पॉन्सर्स कौन होगा, पार्टनर्स कौन होगा, क्लाइंट कौन होगा, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, गेस्ट कौन है, इस चीज पे आपको फोकस करना है। उसके हिसाब से आपका जो है वो आगे प्लानिंग का स्टेज बढ़ेगा।